सो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस लॉकडाउन के एरा में अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट डिपार्टमेंट से की है और होपफुली आप सब लोग घर पे बिल्कुल हेल्दी और आराम से बैठे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन द कंप्यूटेड टोमोग्राफी, बेसिकली व्हाट फिजिक्स बिहाइंड द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सो वी विल डिस्कस इन दिस क्लास। सो डियर्स, अपन को इस कंप्यूटेड टोमोग्राफी की जरूरत क्यों पड़ी? Why we need of this tomography? So tomos is, that is a Greek word. Tomos means section, or these are sections. Basically conventional tomography भी होती थी, then computed tomography start। तो अपना क्वेश्चन ये है कि अपन जब कन्वेंशनल एक्सरे कर रहे हैं तो उसमें अपन को टोमोग्राफी की आवश्यकता है। तो जिस तरह अपने एक्सरे देखते हैं उस एक्सरे में सिर्फ 2 डायमेंशनल इमेज ही देख पाते हैं, ठीक है। अपन उसमें सुपर इम्पोज जो स्ट्रक्चर्स है उसको सेपरेट नहीं देख सकते, भले ही उसका लेटरल और ऑब्लिक व्यू करवा ले, बट टोटल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। एंड सेकेंड थिंग, इनएबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट द स्लाइट डिफरेंसेस इन द डेंसिटीज, जो कि अपन कन्वेंशनल एक्सरे पे कभी नहीं मिल पाता ये चीज। उसके लिए टोमोग्राफी की आवश्यकता पड़ती है। सो टोमोग्राफी दैट इज द सेक्शन, उस सेक्शन, ये सेक्शंस कन्वेंशनली जब कंप्यूटर टोमोग्राफी का इजाद नहीं हुआ था, जब उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब ही अपन कंप्यूटेड ये कन्वेंशनल टोमोग्राफी कैसे लेते थे। उसके लिए क्या होता था, बेसिकली जो कन्वेंशनल एक्सरे मशीन्स हैं उसमें ट्यूब एंड कैसेट, डिटेक्टर प्लेट, दैट इज द कैसेट, उसका मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट मूवमेंट्स होता था और उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग उसका टोमोग्राफिक एंगल बनता था। उस एंगल से क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल यू कैन कम टू डायरेक्टली ऑन दिस पिक्चर। सो हियर ट्यूब इन सेंटर, डिटेक्टर इन सेंटर, यहाँ पे ट्यूब अब इस डायरेक्शन में गई है, बट साइमल्टेनियसली इसका डिटेक्टर दैट इज द कैसेट ये अपोजिट डायरेक्शन में गई है। तो तीनों ही अलग अलग ये डायरेक्शंस है और इस तरह से ट्यूब कंटिन्यूसली बाय द वे राइट में मूव कर रही है, तो साइमल्टेनियसली डिटेक्टर लेफ्ट में मूव करेगा। और ये आपका 3D ऑब्जेक्ट है, ओके। इस 3D ऑब्जेक्ट में अलग अलग टिश्यूज है जो सुपर इम्पोज है। अगर तुम इसका प्लेन एक्सरेज लेने जाएंगे तो ये तीनों स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज होंगे। यू कांट डिफरेंशिएट दीज ऑल 3 स्ट्रक्चर्स, बट इफ यू टेक द टोमोग्राफी, कन्वेंशनल टोमोग्राफी, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल टोमोग्राफी, उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सी हियर, ट्यूब्स हियर है और बीच का एक, फॉर एग्जाम्पल एरो एक ऑब्जेक्ट है और इस एरो वाले ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली यहाँ पे सेंट्रली ये इमेज देगा और इस तरह से इसी मूवमेंट को अगर अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो ये वापस उसी एरो को इस तरह सेंटर में इमेज देगा। बट इस ट्यूब की सेंट्रल पोजीशन रहेगी तो तीनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे के सुपर इम्पोज रहेंगे। जब अपन इन तीनों अलग अलग सिचुएशंस की इमेज को मर्ज करते हैं तो अपन को जो सेंट्रली जो प्लेस्ड ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली एरो अपन को नजर आ जाएगा। एंड बाकी जो सारे इधर, ये फॉर एग्जांपल इधर एक राउंड है, इधर एक क्वाड्रेंगल है, स्क्वायर है, ये दोनों ब्लर्ड आउट हो जाएंगे और जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो क्लियरली आउटलाइन हो जाएगा। इस तरह से अपने टोमोग्राफी, कन्वेंशनल टोमोग्राफी की जाती थी। रूटीनली वो इंटरनल ईयर की इमेजिंग के लिए एंड आईवीपीस की फिल्म के लिए यूज करते थे। अगेन कम टू ये प्रोसीजर पहले कैसे होती थी। इस प्रोसीजर के में बेसिकली ट्यूब और मेनली कैसेट का अपोजिट मूवमेंट होता था और मेनली डिपेंड करती थी ये टोमोग्राफिक एंगल्स पे। तो जो स्लाइस की जो थिकनेस होती है, जो टोमोग्राफिक स्लाइसेस और सेक्शंस होता है उसकी जो थिकनेस होती है ये डिपेंड करता है टोमोग्राफिक एंगल पे। अगर टोमोग्राफी एंगल ज़्यादा होगा तो थिन स्लाइस और अच्छा सा जो सेंट्रली जो सुपर इम्पोज पार्ट है वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा। अगर टोमोग्राफी एंगल कम रखा है तो स्लाइस की थिकनेस मोटी होगी और उसमें उसका ब्लरिंग भी ज़्यादा होगा, प्लस उसमें घोस्ट इमेज भी ज़्यादा बनेगी। सो इट डिपेंड ऑन द टोमोग्राफिक एंगल। सेकेंड थिंग, ये डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकल प्लेन, कितनी डिस्टेंस अपन फोकल प्लेन से उस ट्यूब की प्लस कैसेट की रखी है, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द फिल्म, प्लस इसके अंदर ट्यूब का आपने कौन सा ओरिएंटेशन यूज कर रहे हैं। Basically different orientations होते हैं। Here you can say this is simple linear orientation, this is circular orientation,
दिस इज फिगर 8 ओरिएंटेशन, दिस इज मल्टीपल सर्कल्स ओरिएंटेशन। सो अलग अलग ओरिएंटेशंस के हिसाब से अपन अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग साइज के एफओवीज अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब था कन्वेंशनल टोमोग्राफी, जो आजकल ऑब्सोल्यूट हो गई। ये टेक्निक बिल्कुल अपने यूज नहीं होती है, क्योंकि 1971 के बाद, ये 72 के बाद सीटी स्कैन का इन्वेंशन हो गया था। सो कम टू द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इनिशियली 1917 के अंदर ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन जे रडॉन था, जिसने एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप किए, और उसके अकॉर्डिंग किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को का इमेज 2 डायमेंशनली क्रिएट की जा सकती थी, और बाय द यूजिंग ऑफ इन्फिनिटी सेट ऑफ द प्रोजेक्शंस। इस तरह से उसने एक मैथमेटिकल एक थ्योरम दिया था, बट उसको क्लिनिकली यूज नहीं हो पाया। लेटर ऑन 1972 में गॉडरेज न्यूजफील्ड हाउसफील्ड नाम का जो वैज्ञानिक है, उसने सीटी स्कैन का फर्स्ट क्लिनिकली यूज किया और फर्स्ट इसको इन्वेंट किया। उसके लिए उसको 1979 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये फर्स्ट मॉडल था, जो फर्स्ट ईएमआई स्कैनर 1972 बना था, और ये इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्रीज कंपनी द्वारा बनाया गया था। ये जो इनिशियल वाला जो मॉडल था सिटी स्कैन, इसमें एक स्कैन के अंदर बहुत सारी टाइम लगती थी। फॉर एग्जांपल, ये आप देख सकते हैं हेड का एक स्लाइस स्कैन है, इसमें एक स्लाइस के स्कैन में 5 से 7 मिनट लगते थे, और इफ़ यू एज्यूम कि 12 स्लाइस की अगर हेड स्कैन के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें टोटल 35 मिनट्स लगते थे एक स्लाइस के अंदर। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बट ये इनिशियल एरा था उस जिस समय मशीन इन्वेंट हुई थी। फिर अपन आते हैं बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन पे। सो कंप्यूटर टोमोग्राफी का पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है इसकी सिस्टम का डिज़ाइन किया है। तो अपन इसको मोटे तौर पे 4 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है डाटा एक्विजिशन सिस्टम। डाटा एक्विजिशन सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ एक्सरे सोर्स एंड डिटेक्टर सिस्टम, दोनों मिलकर डाटा एक्विजिशन सिस्टम बनता है। देन डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम, एक बार डाटा एक्विजिशन हो गया, देन डाटा को कंसोल तक ट्रांसमिट करना। देन एक बार ट्रांसमिट हो गया, देन इमेज रिकंस्ट्रक्शन, और इमेज रिकंस्ट्रक्शन के बाद इमेज मैनिपुलेशन। तो सो दीज आर फोर मेजर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम डिजाइन ऑफ द कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देन कम टू डाटा एक्विजिशन सिस्टम। डाटा एक्विजिशन सिस्टम में मेनली एक्सिस ट्यूब्स, दैट इज सोर्स एंड डिटेक्टर सिस्टम होता है। इसकी डिटेल्स में जानने से पहले अपन इसके डिफरेंट टाइप ऑफ एक्विजिशन सिस्टम देख लेते हैं। हिस्टोरिकली डिफरेंट एक्विजिशन सिस्टम कैसे कैसे इजाद हुए। तो फर्स्ट जनरेशन जो डाटा एक्विजिशन सिस्टम था, उसके अंदर सिंगल पैरेलल बीम यूज होती थी एंड सिंगल डिटेक्टर था, और वो इस थ्योरम पे वर्क करता था, ट्रांसलेट एंड रोटेट। सो ट्रांसलेट एंड रोटेट, फर्स्ट स्लाइड डिस्टेंस तक ट्रांसलेट होता था एंड 1 डिग्री तक रोटेट होता था, फिर ट्रांसलेट होता था, फिर 1 डिग्री तक रोटेट होता। इस तरह से 180 डिग्री तक कम से कम 160 प्रोजेक्शन के साथ वो ट्रांसलेट होता था। इस ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, और सेम इसमें 5 मिनट्स लगती थी एक स्लाइस पूरी करने में। 180 डिग्री का एक राउंड होने के बाद फिर वापस अपोजिट 180 डिग्री होता था, बिकॉज उस टाइम स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इन्वेंट नहीं हुई थी। देन कम टू सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ओरिएंटेशन सेम था, ट्रांसलेशन और रोटेशन था, बट इसमें ट्यूब फैन से भी यूज हुई, प्लस उसमें कुछ मल्टीपल डिटेक्टर्स यूज हुए। देन मेन जो रिवॉल्यूशन हुआ वो थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर डाटा एक्विजिशन सिस्टम हुआ, दैट वाज रोटेट रोटेट। उस रोटेट रोटेट के अंदर फिक्स रिलेशनशिप थी ट्यूब और डिटेक्टर्स के आर्क की। तो जो डिटेक्टर्स का आर्क था वो भी रोटेट कर रहा था, प्लस ट्यूब भी रोटेट कर रही थी, इनकी रिलेशनशिप फिक्स थी, एंड दोनों ही चीज गेंट्री में माउंटेड थी। बट इसमें एक प्रॉब्लम्स थी, एक उसका लिमिटेशन था, उसमें ओनली द सेंटर डिटेक्टर्स इन द आर्क दे कैन सी द पिक्सल एट द सेंटर ऑफ द एफओवी, ये इसमें लिमिटेशन था। बट इस पर स्पेशल रिजोल्यूशन बहुत अच्छा था, दैट कैन रिजोल्यूट अप टू द 0.5 to 1 mm थिकनेस। उस आर्क ऑफ डिटेक्टर में उस समय 600 to 100 डिटेक्टर्स पर एरे होते थे, एंड डिटेक्टर्स दे वर हाईली कोलिमेटेड और ग्रेटली रिड्यूस द स्कैटर्ड रेडिएशन, सो इमेज नॉइस बहुत ही कम होती थी। सो थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था मेडिकल फील्ड के अंदर। इस थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन में एक प्रॉब्लम, आपने देखा कि 360 डिग्री से कंटिन्यूसली रोटेट कर रही गैंट्री, और उसके अंदर एक्सिस ट्यूब और डिटेक्टर्स माउंटेड है,
तो आप सोचिए, यकीन कीजिए कि एक्स ट्यूब्स के लिए और डिटेक्टर के लिए जो पावर सप्लाई हो रहा है, जो उनसे सिग्नल्स के लिए जो केबल्स आ रही है, वो अगर कोई स्ट्रक्चर 3 डिग्री से 360 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो उसकी केबल्स कैसे उसको पॉपअप कर पाएगी, केबल्स कैसे उसमें रुक पाएगी, या केबल से उसको कनेक्ट कैसे कर पाएगी। इसके लिए एक स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, और वो ही थर्ड जनरेशन मेन सिटी स्कैन का हार्ट है। उस स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी से बाहर का पावर इस तरह से आपको इसके कांटेक्ट करता है, और अंदर की ये रिंग्स होती है, इसके कई बार कार्बन के थ्रू भी होता है, और कई बार मेटल के ब्रशेज भी होते हैं, इसके थ्रू उनके कांटेक्ट होता है, और इसी वाइंडिंग नहीं हो पाती। इसके जो केबल्स है, जो गैंट्री की केबल्स है, उसमें वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग, जो कि इनिशियली फर्स्ट सेकंड डिग्री में जरूरत होती थी, 180 डिग्री तक बाइंडिंग, और वापस अगेन 180 तक रीवाइंडिंग होती थी। सो इसमें स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद थर्ड जनरेशन सिटी स्कैनर में बाइंडिंग अनबाइंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर, दैट वाज रोटेट एंड फिक्स। उसके अंदर कंटिन्यूस 360 डिग्री का आर्क ऑफ स्टेशनरी डिटेक्टर था, वो बिल्कुल स्टेशनरी था, फिक्स था, और उसके अंदर ओनली जो ट्यूब थी वो रोटेट करती थी। और उसकी एक विशेषता थी, उसके अंदर हर एक डिटेक्टर जो था, हर एक जो फिक्स डिटेक्टर था, उसके अंदर एवरी व्यू बनता था। ये उसकी एक डिफरेंस था, एंड ये फास्टर था, थर्ड जनरेशन से फास्टर था। बट ये प्रैक्टिकली फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन प्रैक्टिकली यूज नहीं हो रहे, क्योंकि थर्ड जनरेशन के अंदर ही अलग अलग जो एमडीसीटी डेवलप हुए वही आजकल यूज करते हैं, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। उसका फोर्थ जनरेशन का लिमिटेशन था वाइड कोलिमेशन, और अल्टीमेटली वो स्कैटर्ड रेडिएशन को बढ़ाता था। Then come to fifth generation, that is also called as electron beam computed tomography. इसको फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर भी बोलते हैं। ये बड़ा फास्ट था, इसका टाइमिंग था 0.02 सेकेंड्स पर स्लाइस। बट ये आजकल ये एक्चुअली यूज नहीं होता, ये इसका मल्टी डिटेक्टर जो मोर देन 64 स्लाइस है, इससे रिप्लेस हो गया। इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी में सेपरेटली एक आइसोलेटेड एक्सिस ट्यूब नहीं हुआ करती, उसकी जगह बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन गन यूज करती है, एंड इलेक्ट्रॉन गन यूज होती है, एंड वो उससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, और वो डायरेक्ट टंगस्टन टारगेट पे बम्बार्ड करती है, एंड इससे एक्से फोटॉन्स क्रिएट होगा, और वो एक्से फोटॉन्स ड्यूरिंग द स्कैन डायरेक्ट डिटेक्टर रिंग्स पे एक्से फोटॉन्स इमेज को डिटेक्ट करते हैं। ओके, देन कम टू मोड ऑफ द डाटा एक्विजिशन। तो डाटा एक्विजिशन के मोड क्या क्या मेजरली, टू मेजर मोड्स है, सीक्वेंशियल मोड और स्पाइरल मोड। सीक्वेंशियल मोड में आपका गैंट्री रोटेट कर रही है, बट आपका टेबल एक फिक्स लेंथ से जाएगा एंड रुक जाएगा, फिर फिक्स लेंथ तक जाएगा, फिर रुक जाएगा। बट स्पाइरल मोड के अंदर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द गैंट्री आपका टेबल कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। सो स्पाइरल मोड में डाटा एक्विजिशन होता है। क्लियर? सो फर्स्ट स्पाइरल सिटी स्कैनर का इन्वेंशन हुआ था 1990 में। इस समय सिंगल स्लाइस और सिंगल डिटेक्टर रो के साथ इसका इन्वेंशन हुआ था, एंड दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज द स्पाइरल और द हेलिकल स्कैनिंग। इसके अंदर कंटिन्यूसली गैंट्री रन कर रही है, और उसके साथ ही कंटिन्यूसली टेबल फीड, दैट इज द पेशेंट फीड भी, मूवमेंट भी कंटिन्यूसली हो रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज द पिच। सो व्हाट इज पिच? पिच इज द distance of the table, yet that is the translation of the table per rotation of the gantry. That is called the pitch. There is a slight difference between the pitch and pitch factor, because the pitch factor is the unitless, and that is defined by the pitch upon collimator slice thickness. If we divide the pitch by the collimator thickness, then we can get the pitch factor. Okay, ऑलवेज पिच फैक्टर को लेस देन 1 रखना चाहिए, जिससे कि हल्की सी ओवरलैपिंग अपन स्लाइस मिलेगी, एंड इसे स्पाशियलाइजेशन अच्छा मिलेगी। देन व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द स्पाइरल सिटी स्कैन ओवर द कन्वेंशनल सिटी स्कैन? सो क्या एडवांटेज थे अपने स्पाइरल सिटी स्कैन में? इसमें मिनिमम मोशन आर्टिफैक्ट्स, बिकॉज इन कन्वेंशनल सिटी स्कैन में टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें पेशेंट का कोई भी मोशन आएगा तो उसके आर्टिफैक्ट्स आएंगे, इसके रेस्पिरेशन के आर्टिफैक्ट्स आएंगे, गट के मोशन के आर्टिफैक्ट्स आएंगे। बट ड्यू टू द लेस टाइम कंज्यूमिंग दिस स्पाइरल, so there will be minimum motion artifact. Okay, then decreased incidence of misregistration. पहले क्या होता था कन्वेंशनल सिटी स्कैन में,
हर स्कैन के लिए फॉर एग्जांपल एब्डोमेन का स्कैन कर रहे हैं, हर स्कैन के लिए पेशेंट को कमांड जाती थी सांस रोकिए, सांस ले लीजिए, सांस रोकिए, फिर स्कैन होता था, फिर सांस ले लीजिए। इस तरह से ये डिपेंड करता था पेशेंट की एबिलिटी पे, वो कितना डेप्थली डीपली सांस रोक पाता है, कितना नहीं रोक पाता है। तो एक उसके उसमें उस कंडीशन में क्या होता था, मिस रेजिस्ट्रेशन होता था। कई बार टेबल तो मूव कर जाता था, बट वो पेशेंट के उसी सांस रोकने की जो रिदम होती थी वो मिसमैच होती थी, उसके कारण सेम ही लोकेशन पे मल्टीपल स्कैन्स आ जाते थे। तो इस तरह से मिस रजिस्ट्रेशन होता था। फिर रिड्यूस पेशेंट डोज, ओवरऑल स्पाइरल सिटी स्कैन में ओवरऑल जो पेशेंट की डोज है वो बहुत कम। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पार्ट इज जेड एक्सिस में रिजोल्यूशन उसका बढ़ गया। जेड एक्सिस दिस इज पेशेंट की लेंथ के अंदर उसका स्पाशियल रिजोल्यूशन बहुत इंप्रूव हो गया बाय द यूजिंग ऑफ द स्पाइरल सिटी स्कैन। और इसी तरह से जेड स्कैन का रिजोल्यूशन इंप्रूव हुआ तो उससे आपके मल्टी प्लानर रिफॉर्मेट और 3D रेंडरिंग में भी इंप्रूवमेंट। बट एक ही इसका लिमिटेशन था सिंगल स्पाइरल सिटी स्कैन का, इट वाज एबल टू अचीव ओनली अ डिजायरेबल आइसोट्रोपिक रिजोल्यूशन, बिकॉज सिंगल स्लाइस था तो इसमें आइसोट्रोपिक रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम्स थी। देन मल्टी डिटेक्टर सिटी स्कैन का इन्वेंशन हुआ, MDCT। इसके अंदर सिंगल डिटेक्टर रो की जगह मल्टीपल डिटेक्टर्स रो यूज होने लगी। इस तरह से क्या होगा, फैन बीम कंप्लीटली यूज होने लगी। जो फैन बीम है उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा और एक साथ जेड एक्सिस में लेंथ बढ़ गई। सो व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ दिस MDCT? So larger anatomical volumes can be acquired by the single acquisition time. Okay, so एक साथ एक सिंगल रोटेशन के अंदर लार्जर जेड एक्सिस एक्विजिशन हो सकता है, प्लस बेटर यूटिलाइजेशन पर अवेलेबल एक्सरे पावर, जो मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी फैन बीम इसके अंदर यूज हो जाती थी। प्लस इसके हेल्प से MDCT की हेल्प से डायनामिक स्टडीज पॉसिबल होगी, जैसे एंजियोग्राफीज, परफ्यूजन स्टडीज, ये सारी डायनामिक जो स्टडीज हैं, फ्लोरोस्कोपी, सिटी फ्लोरोस्कोपी, ये सारी पॉसिबल हो पाई MDCT के कारण। सो एक्चुअली बहुत सारी MDCTs हिस्टोरिकली जैसे डेवलप होगी, 1992 में ड्यूअल स्लाइस डेवलप हुई, देन 1998 में 4 स्लाइस हुई, फिर 8 to 16 स्लाइसेस डेवलप हुई अप टू 2000 तक। देन 2004 में 64 स्लाइस सिटी स्कैन डेवलप हुआ फर्स्ट टाइम, उसके अंदर जेड एक्सिस में कवरेज 4 सेंटीमीटर हो सकता था। इस तरह 128 एंड 250 स्लाइस 256 स्लाइस MDCT यूज है। करेंटली जो हायर सेंटर्स में जो भी यूज हो रही है 256 स्लाइसेस तक प्रैक्टिकली यूज हो रही है, और उसमें एक सिंगल रोटेशन में 16 सेंटीमीटर का पेशेंट का लेंथ का कवरेज एक सिंगल स्लाइस में सिंगल रोटेशन हो सकता है। सो देन कम टू द ड्यूअल सोर्स और ड्यूअल एनर्जी सिटी स्कैन। क्या होता है ड्यूअल सोर्स, क्या होता है ड्यूअल एनर्जी? ध्यान से सुनिए, ड्यूअल सोर्स और ड्यूअल एनर्जी डिफरेंट है। ड्यूअल सोर्स मीन्स टू डिफरेंट एक्सी ट्यूब्स, दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सी ट्यूब्स यूज करनी है जो कि डिफरेंट केवी क्रिएट करेगी। एंड ड्यूअल एनर्जी मीन सिंगल सोर्स यानी कि सिंगल ट्यूब यूज कर रही है और वो डिफरेंट एनर्जी की बीम क्रिएट करेगी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट। सो ड्यूअल सोर्स और ड्यूअल एनर्जी सिटी स्कैन्स, इसके अंदर आपको टू एक्सी ट्यूब्स यूज होगी और दे वुड बी माउंटेड इन राइट एंगल, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे माउंटेड होगी। और ड्यूअल सोर्स में दो ट्यूब होगी और दो डिटेक्टर्स होंगे उनके आमने सामने। ओके, एंड सिंगल सोर्स में आपके सिंगल ट्यूब होगी बट अलग अलग केवी यूज हो सकते हैं। अब अलग अलग केवी कैसे यूज करेंगे, या तो आप केवी स्विचिंग यूज करिए, एक फॉर एग्जांपल एक बार आपने 80 केवी यूज किया, एक बार 40 140, एक बार केवी 80 केवी यूज किया 140। सो आपको अलग अलग फोटॉन्स की रेंज में आपको टू टाइप्स की बीम मिल जाएगी। ओके, इन दिस वे यू कैन यूटिलाइज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बीम, एक्सरे एनर्जी बीम्स। देन केवी स्विचिंग के अलावा आप उसमें फिल्टर्स भी चेंज कर सकते हैं, कभी गोल्ड फिल्टर यूज किया, कभी एल्यूमिनियम फिल्टर, टंगस्टन फिल्टर यूज किया, गोल्ड फिल्टर यूज किया। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर यूज करने से भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी बीम्स अपन क्रिएट कर सकते हैं। ये था ड्यूअल एनर्जी और ड्यूअल सोर्स सिटीज के अंदर। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द ड्यूअल सोर्स सिटी स्कैन। देन एडवांटेज श्योरली फास्टर है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, एंड देयर वाज एक्सीलेंट टेम्पोरल रिजोल्यूशन, सो इट इज अ less than 83 milliseconds. So it can selectively increase and decrease the effect of some chemical substance. For example, iodine, calcium, urate crystals. We can selectively increase or decrease these effects of these chemicals.
and we can characterize some tissues. We can quantify calcium and a quantification of the local blood volume and the contrast analysis scale. इसका एक मेन बेनिफिट ये है, आप डायरेक्टली कंट्रास्ट स्कैन कीजिए और उसके अंदर से एब्स्ट्रैक्ट आयोडीन को एब्स्ट्रैक्ट करके एक ही सीक्वेंस के बाद मतलब दो सीक्वेंस एक नॉन कॉन्ट्रास्ट की सीक्वेंस भी मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली आपकी पेशेंट की डोज बिल्कुल हाफ हो गई। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड डिसएडवांटेज इज द ओनली कॉस्ट। इसके एप्लीकेशंस सिटी एंजियोग्राफी में बहुत वंडरफुल सिटी एंजियोग्राफी 12 एनर्जी सिटी स्कैन से हो सकती है और बेटर बोन सब्सट्रैक्शन हो सकता था। कन्वेंशनली जो एमडीसी दूसरे एमडीसीटीज जो सिंगल सोर्स एमडीसीटीज है, इसमें आपने देखा होगा जब भी एंजियोग्राफी करती है, अगर एडजेसेंट कोई बोनी स्ट्रक्चर सेम डेंसिटीज का है तो एमआईपी बनाते टाइम या तो वो आर्टरी कट जाएगी, अगर बोन को काटने जाएंगे तो आर्टरीज भी कट जाएगी, वेसल्स भी कट जाएगी। बट ड्यूअल सोर्स सिटी स्कैन में ऐसा नहीं है, उसके अंदर कैल्शियम को अलग डिटेक्ट करता है और आयोडीन फिल्ड कट वेसल्स को अलग से डिटेक्ट करता है। एंड these dual source CT scan can be beautifully delineate the CTIVP, CTIVP, ओके एंड CTIVP के साथ साथ यूरेट और नॉन यूरेट कैलकुलाई को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन आपने देखा कई बार मेटल इम्प्लांट्स स्टिक आर्टिफैक्ट्स देते हैं, मल्टीपल स्टिक आर्टिफैक्ट देते हैं। सो इस मेटल इम्प्लांट्स के आर्टिफैक्ट्स को भी ये सबसेट कर लेता है, बिल्कुल कम कर लेता है ड्यूल एनर्जी सोर्स CT स्कैन। Then come to the orientation of CT tubes and generators. These are actually data acquisition machineries. So जो generators and tubes दोनों एक ही कैंट्री पे माउंटेड होते हैं, ये आपने देखा थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन में। और कन्वेंशनल सिटी स्कैन के अंदर पहले रोटेटिंग एनोड ट्यूब्स और स्टेशन एनोड ट्यूब यूज होती थी, बट जो करेंटली जो हाई पावर यूवी यूज होती है वो रोटेटिंग एनवेलप ट्यूब होती थी, rotating envelope tube use होती है and that has a good heat storage capacity with anode plate size the 16 to 12 centimeter। जो रोटेटिंग एनवेलप ट्यूब होती है उसके वैक्यूम के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता और ना कोई बियरिंग होती है, इसलिए इसकी हीट एनर्जी एक्चुअली इसका हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड कूलिंग रेट भी इसकी फास्ट है। ओके एंड जनरली जो पीक पावर से होता है इन जनरेटर्स का वो 60 टू 100 किलो वाट तक होता है और यूजुअली है तो वैसे सेलेक्टेबल वोल्टेज केवी यूज कर सकते हैं 80 केवी से लगा के 140 केवी तक और एमएस यूज कर सकते हैं 30 टू 500 एमएस तक। ओके दीज आर difference between the conventional XA tube and this is the envelope rotating envelope CT scan tube। then इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन भी एक्चुअल में यूज कर सकते हैं सिंपली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शंस जेड एक्सिस में सैम्पलिंग की टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं, ऐसी ट्यूब्स भी होती है जिससे कहीं अपने 64 स्लाइस की सीटी स्कैन से वो क्लेम करते हैं 128 स्लाइसेस होती, 64 रोज होती है, बट ड्यू टू द टेक्नोलॉजी ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम वी कैन गेट द डबल ऑफ दैट स्लाइसेस। ओके इनकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी होती है 3 to 3.5 एंड 5 to 8 MHU एंड करंटली इन्फिनिटी MHU भी क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि 0 MHU बट दैट इज इन्फिनिटी MHU, इसकी हीट होती ही नहीं बिल्कुल, यू कैन कंटिन्यू स्कैन वन बाई वन पेशेंट। ओके दैट इज द फास्ट कूलिंग रेट होती है। देन कम टू द डिटेक्टर्स। सो कन्वेंशनली जीनोन गैस डिटेक्टर्स होते थे, बट करंटली बहुत सारे मटेरियल्स हैं जैसे कैडमियम टंगस्टेट, गैडोलियम ऑक्साइड, गैडोलियम ऑक्सीसल्फाइड्स एंड सुइटेबल डोपिंग्स भी यूज होते हैं। ये डिटेक्टर्स कन्वर्ट करते हैं एक्सरेज फोटोन्स को लाइट फोटोन्स में एंड अल्टीमेटली जो सिलिकॉन फोटोडायोड्स होते हैं जो एडजेसेंट होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं वो इस लाइट फोटोन्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अल्टीमेटली डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है। So these are various orientation of the this detector rows. So before invention of the 64 slices, there are two types of fixed width or variable width detectors use होते थे, जिसमें भले ही आपका 18 स्लाइस 18 डिटेक्टर्स रोज है, बट उसमें वेरिएबल एडेप्टिव विड्थ डिटेक्टर्स के कारण आप उसको उसके 4 स्लाइसेस यूज कर सकते हो, 2 स्लाइसेस यूज कर सकते हो, उनको यूनाइट कर सकते हो। बट जब से 64 से ज़्यादा एमडीसीटी का डेवलपमेंट हुआ तब इन एक्चुअली फिक्स डिटेक्टर रे एरोजी यूज होने लगा है। ओके दीज आर वेरियस डायग्राम्स ऑफ द वेरिएबल एडेप्टिव
डिटेक्टर जो 64 से कम डेप्थ एमडीसीटी होते हैं उसी में ये यूज। ओके, जो लेटेस्ट डिटेक्टर जो यूज है वो सिरेमिक सिंटिलेशंस के यूज है, एंड वो डायरेक्टली कपल्ड फोटो डायोड से कपल्ड होते हैं, उसमें कोई गैप नहीं होता है। और गार्नेट बेस्ड डिटेक्टर्स दैट इज जेमस्टोन यूज भी होते हैं। प्लस आजकल वो लंबे लंबे मल्टीपल ये रोज डिटेक्टर की जगह मल्टीपल पैनल्स भी यूज होते हैं, जो अप टू 42 पैनल्स तक भी यूज होते हैं। डिटेक्टर्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है उसकी कैप्चर कैपेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी, उसकी कन्वर्जन की एफिशिएंसी, कितना ब्यूटीफुल कितना एफिशिएंटली वो डिटेक्टर जो एक्से फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो अल्टीमेटली उसकी कैप्चर एफिशिएंसी, उसकी एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी और उसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। देन सेकेंड पार्ट, डाटा एक्विजिशन कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड पार्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। गेंट्री आपकी वहाँ है, कंसोल आपका यहाँ पे, डाटा को वहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होना है। ओके, एक स्कैन में, एक सेकंड में आपके एक से दो से या तीन राउंड जो गेंट्री निकालती है, उसके अंदर कम से कम आपके 45 MB पर सेकेंड के डाटा जनरेट होता है। और लेटेस्ट जो स्कैनर में 200 MB डाटा जनरेट होता है, और उसको साइमल्टेनियसली उस डाटा को रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंसोल पे आना होता है। ओके, so this stream of the data is challenge for the data transmission of the gantry and for the real time data processing, so it is very challengeable। इनिशियली केबल यूज होती है, फिर फाइबर ऑप्टिक वायर्स यूज करें, देन वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज हुई। इतना फास्ट डाटा ट्रांसमिशन सिर्फ वायरलेस टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल हो सकता है। Then main heart of this CT scan machine, that is the image recognition. This is the third part. This is the third important part of the system design. That is the image reconstruction. अब क्वेश्चन ये कि इमेज रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आपका डाटा वहाँ पे एक्विजिशन जो हो रहा है, उसका डाटा ट्रांसमिशन हो गया, उसका इमेज रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा। सो जो एक्चुअली इसकी फिजिक्स बड़ी लेंथी है, मैं बहुत डेप्थ में इसकी फिजिक्स में नहीं जाऊँगा, सिंपली बता रहा हूँ। इट डिपेंड ऑन द लीनियर एट्रीब्यूशन, ये लीनियर एट्रीब्यूशन में डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये एक वॉक्सल है जो पर्टिकुलर लेंथ, पर्टिकुलर विड्थ और जेड एक्सिस में उसकी जो ब्रेड्थ है, उसका एक पर्टिकुलर एक लीनियर एट्रीब्यूशन होगा। एक इंसिडेंट एक्से फोटो एंड ट्रांसमिटेड एक्से फोटो, इसकी एट्रीब्यूशन में डिफरेंस, अकॉर्डिंग टू उसकी एट्रीब्यूशन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यूलर कांस्टेंट को यूज करते हैं, एक फॉर्मूला है जो आपकी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को शो करेगा। ओके, सो इस तरह से लीनियर एटेंशन उसका निकल जाएगा। इस तरह से हर एक वॉक्सल का लीनियर एटेंशन एडिंग ऑन होता रहेगा, और जो फाइनली समेशन के बाद आपके पास एक प्रोजेक्शन जो आएगा, और उस लाइन के प्रोजेक्शन के अंदर जितने भी वॉक्सल्स आए उनका सबका लीनियर एटेंशन ऐड होके समेशन आ जाएगा। इस तरह ये एक प्रोजेक्शन की बात, इस तरह से मल्टीपल 360 डिग्री के अंदर सारे प्रोजेक्शन होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका इमेज इस तरह से डिस्प्ले होती है। ये इसमें इमेज आपको एक एग्जांपल्स बताया हुआ है, जो 3D ऑब्जेक्ट है उसमें मल्टीपल डायरेक्शन से आपके प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, और इस प्रोजेक्शन के साथ आपके जो वॉक्सेस होते हैं उनका समेशन आ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग डेंसिटी प्लॉट हो जाती है, जो इनिशियल डिजिटल सिग्नल्स में आ जाता है, कितना किस वॉक्सल में कितना एटेन्यूएशन हुआ है। इस तरह आपके सामने एक इमेज का रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। सो इसका लीनियर एटेन्यूएशन, तो एक पर्टिकुलर वॉक्सल का एटेन्यूएशन ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के एटॉमिक नंबर पे, प्लस उसकी मटेरियल की डेंसिटी पे, प्लस ये डिपेंड करता है जो इंसिडेंट आने वाला एक्सरे फोटोन से उसकी एनर्जी पे, उसके केवी पे डिपेंड करता है कि कितना एटेन्यूएशन हो गया। क्लियर कट है कि अगर हाई एनर्जी हाई केवी का कोई एक्सरे फोटोन्स है, उसका एटेन्यूएशन कम होगा, और लो एटेन्यूएशन होगा उसका एटेन्यूएशन जल्दी हो जाएगा। So it depend on these three major factors. Okay. So with the conventional radiography and tomography, so differential absorption of the X-ray measures on the film is only the qualitative data. Okay. जो अपन एक्सरेज में देखते हैं, जो प्लेन एक्सरे में देखते हैं, जो डेंसिटी डिफरेंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे में इधर एयर डेंसिटी है, बीच में मीडियम सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी है, तो जो डेंसिटीज में डिफरेंस जो अपन देख रहे हैं, दैट इज ओनली क्वालिटेटिव, वी कांट क्वांटिफाई दैट डेंसिटी। ओके, बट इन केस ऑफ सीटी स्कैन अपन पर्टिकुलर वॉक्सल की डेंसिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको हंसफील्ड यूनिट के अंदर डिनोट कर सकते हैं। इस डेंसिटी का इस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी इतनी है, इस पर्टिकुलर एरिया की डेंसिटी थी, मतलब means we can quantify it, but
जो कन्वेंशनल एक्सरे उसमें क्वांटिफाई नहीं कर सकते, बट क्वालिटेटिवली बता सकते हैं कि ये एयर डेंसिटी है, एक कैल्शियम डेंसिटी है, एक कैल्सिफाइड लीजन है, नॉन कैल्सिफाइड लीजन है, ये सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी है. ओके, सो देन कम टू द वेरियस मेथड ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन. ये completely mathematical and engineering approach है, और we don't want to go in the depth of these various types of method, but just am going to enumerate these different type of these reconstruction method. First is the back projection method. जो बैक प्रोजेक्शन मेथड है और फोरियर एनालिसिस के साथ इमेज रिकंस्ट्रक्शन होता है. देन कन्वोल्यूशन ऑपरेशंस, देन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इंटरपोलेशन एल्गोरिथम. जनरली ये हेलिकल सीटी स्कैन के डाटा एक्विजिशन में काम आता है. Then 3D conventional back projection method and single slice rebinning method. So actually these are the various method of the image reconstruction. ये mathematically purely and engineering computed methods. Okay. Then come to the image display. That is the fourth part. Image display and post processing. So image display कैसे होता है? एक बार आपके पास डिजिटल डाटा आ गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, डिजिटल डाटा आ गया. अब डिजिटल डाटा को मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ, वो कैसे प्लॉट होता है? आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड का डिजिटल डाटा आया हुआ है. दैट इज द कन्वर्टेड इलेक्ट्रिक, अगेन इलेक्ट्रिक सिग्नल. डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड का इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को आपके पास मॉनिटर के अंदर ग्रे स्केल में प्लॉट करना है. ओके, सो इसके लिए -1000 से +1000 तक पूरी एक ग्रे स्केल बनाया गया हाउस फील्ड यूनिट में. तो ये हाउस फील्ड यूनिट बनाई गई है और इसके अकॉर्डिंग ग्रे स्केल पूरा प्लॉट हो जाता है. जितना एटेन्यूएशन ज़्यादा होगा वो वाइट, एंड बिल्कुल एटेन्यूएशन जो माइनस में होगा दैट इज जेड ब्लैक. ओके, इस तरह से पूरी की पूरी एक ग्रे स्केल की विंडो बनाई गई है. एक मेजर इसमें फैक्टर्स, मेजर हर एक स्लाइस के साथ एक पॉइंट आता है, विंडो एंड लेवल. लेवल को सेंटर भी बोलते हैं. सो व्हाट इज विंडो एंड व्हाट इज सेंटर? मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ. बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है. ग्रे स्केल के विंडो और लेवल को समझने के लिए कभी आप बाजार में किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, जनरली जैसे कोई साड़ी का फॉल लेने जाते हैं, एक ब्लाउज का पीस लेने जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर ग्रे कलर का एक आप पीस लेके जाते हो. आप दुकानदार से पूछते हो कि इस पर्टिकुलर शेड का मुझे ये फॉल चाहिए या ब्लाउज पीस चाहिए. तो वो दुकानदार क्या करता है? दुकानदार जाता है और अपने अंदर रेंज को देखता है, उसको मैच, पहले तो वो मैच करता है कि ये इस कलर का है. फॉर एग्जांपल ये कोई येलो कलर का, येलो कलर में बहुत सारी रेंज, तो येलो कलर के उस रेंज में जाएगा और उसे मैच करने की कोशिश करेगा. उससे मैच करता है और पर्टिकुलर जब मैच एक पर्टिकुलर रेंज के साथ, पर्टिकुलर शेड के साथ हो जाता है, तो वो दैट इज सेंटर. तो जो पूरी रेंज है दैट इज विंडो, और जिस जगह वो मैच हो जाता है दैट इज सेंटर. ओके, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल. देन कम टू एडवांस डिस्प्ले. एडवांस डिस्प्ले दैट इज अ पोस्ट प्रोसेसिंग. ये पोस्ट प्रोसेसिंग एडवांस डिस्प्ले अपन यूज करते हैं. उसमें मल्टी प्लानर रीफॉर्मेट, दैट इज एक्सियल. एक्सियल तो अपना एक्विजिशन करते हैं, और उसमें सेजेटल एंड कॉर्नल एंड कर्व्ड एम्पियर भी बनाते हैं. कर्व्ड एम्पियर जनरली एंजियोग्राफीज में यूज कर लेते हैं. देन 3D शेडेड सरफेस, VRT दैट इज वॉल्यूम रेंडरिंग, MIP दोनों होते हैं. मिनिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन भी होता है जो इरिटेड टिश्यू और लेस इंटेंसिटी टिश्यू दैट इज लंग लंग विंडो में यूज होता है MIP. और दूसरा मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोजेक्शन जो एंजियोग्राफीज वगैरह में अपन MIP यूज करते हैं. देन VRT वॉल्यूम रेंडरिंग टोमोग्राफी सॉरी टेक्निक, जिसके अंदर पूरे 3D इमेजेस बोन्स के वगैरह, ये बहुत यूजफुल होती है. देन कम टू नेविगेशन ऑफ फ्लाई थ्रू. ये वर्चुअल एंडोस्कोपी, वर्चुअल कोलोनोस्कोपी, वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी, इस तरह से ये वर्चुअल स्कोप में ये काम आता है. ओके, दीज आर द एडवांस डिस्प्ले. देन कम टू ब्रीफ अबाउट द कोन बीम सीटी, दैट इज द वॉल्यूम सीटी. ये एक्चुअली इसमें हम डाइवर्जेंट एक्स बीम यूज करते हैं और कोन फॉर्म में, अनलाइक द फैन बीम. जो फैन बीम सिटीज के जो कंडेंसर और जो एमडी सिटीज में फैन बीम यूज करते हैं, उसकी जगह यहाँ पे कोन बीम यूज करते हैं. और ये पूरा का पूरा सिटी स्कैन एक सी आर्म पे माउंटेड होता है. और ये कोन बीम सिटी स्कैन में मैक्सिमम आइसोट्रोपिक स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है, और जनरली ये डेंटिस्ट्री में यूज होता है, जिसके अंदर पेनोरामिक व्यू की जरूरत पड़ती है. ओके, इसके लिमिटेशन है हाई स्कैटरिंग, इसमें स्कैटरिंग ज़्यादा रहती है, प्लस इसका पुअर कंट्रास्ट रिजोल्यूशन होता है. स्पाशियल रिजोल्यूशन अच्छा होता है, बट कंट्रास्ट रिजोल्यूशन इसका पुअर होता है. एंड लिमिटेड एनाटॉमिक रेंज, ये अगेन इसका लिमिटेशन है. देन कम टू द इमेज क्वालिटी. अगेन इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द
सिटी स्कैन। सो इमेज क्वालिटी क्या होती है, कितनी क्लियरिटी से अपन देख पाते हैं, कितनी क्लियरिटी से अपन उसको जो डायग्नोस्टिकली इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को विजिबल कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वांटम मॉडलिंग होती है दैट इज द नॉइज। क्वांटम मॉडलिंग दैट इज अनवांटेड मॉडलिंग, नॉइज दैट इज अनवांटेड ब्लैकनिंग, अनवांटेड वाइटनेस जो भी होता है, इट इज ड्यू टू द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ द एक्सरे फोटॉन्स दैट इज ऑब्जर्व बाय द डिटेक्टर्स। इसके अकॉर्डिंग, इसके कारण ये क्वांटम मॉडलिंग होती है। और जब नॉइज ज़्यादा होगी तो आपका रिजोल्यूशन कम होता है। तो हर एक इमेज क्वालिटी के लिए अपन को चाहिए कि रिजोल्यूशन बेस्ट से बेस्ट हो या गुड रिजोल्यूशन हो। तो इमेज रेजोल्यूशन तीन टाइप के होते हैं बेसिकली, स्पेशियल रिजोल्यूशन, कंट्रास्ट रिजोल्यूशन और टेम्पोरल रिजोल्यूशन। जो स्पेशियल रिजोल्यूशन होता है, ये शो करता है कि जो दो कोई पॉइंट है बिल्कुल पास पास है, उसको अपन कितना एफिशिएंटली उसकी डिस्टेंस अपन अप्रिशिएट कर पाते हैं, ये अपन को स्पेशियल रिजोल्यूशन बताता है। ओके, ये डिपेंड करता है डिटेक्टर की साइज पे, उसकी जेड डायरेक्शन की साइज पे। अगर आइसोट्रोपिक होगा तो उसमें गुड रिजोल्यूशन होगा, एन आइसोट्रोपिक होता तो रिजोल्यूशन थोड़ा सा कम रहता है। प्लस रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम, सॉफ्ट रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं, दैट इज कर्नल अपन क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, स्मूथ यूज कर रहे हैं, या हाई डेफिनेशन अपन जो HRCT में यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सा कर्नल्स और कौन से एल्गोरिथम अपन यूज करते हैं। प्लस स्पाशियल रिजोल्यूशन डिपेंड करता है पेशेंट के मोशन पे। पेशेंट का मोशन दैट इज अ टेबल का पीच, टेबल के जो मोशन हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। अगर पीच फैक्टर अपन 1 से कम रखा है तो स्पाशियल रिजोल्यूशन अच्छा होगा जिसमें ओवरलैपिंग स्लाइस होती है। अगर आपने पीच फैक्टर 1 से ज़्यादा रखा, 1.5 या 2 रखा है, ऑब्वियसली उसका स्पाशियल रिजोल्यूशन बहुत ही कम होगा। सो स्पाशियल रिजोल्यूशन की बात करें तो हाईएस्ट जो इन प्लेन रिजोल्यूशन होता है MDCT में, वो करंटली सारी कंपनी, काफ़ी कंपनीज जो क्लेम करती है वो 0.2 टू 0.4 mm तक तो स्पाशियल रिजोल्यूशन क्लेम करती है। सेकेंड इज द कंट्रास्ट रिजोल्यूशन। कंट्रास्ट रिजोल्यूशन क्या है? कंट्रास्ट रिजोल्यूशन इसको डेंसिटी डिफरेंस का रिजोल्यूशन है। हाउ एफिशिएंटली वी कैन डिफरेंशिएट द डिफरेंट डेंसिटी स्ट्रक्चर्स। ओके, जो ब्लैकनिंग है या जो डेंस टिश्यू है उसकी अलग अलग डेंसिटी को अपन कितने अच्छी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज द कंट्रास्ट रिजोल्यूशन। एंड इट इज अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, उसकी डेंसिटी, मटेरियल की डेंसिटी पे, प्लस उसके एटॉमिक नंबर में, एंड अल्टीमेटली फोटोन एनर्जी, जो इंसिडेंट एक्से फोटोन की एनर्जी उस पर डिपेंड करता है। ओके, देन थर्ड इज द टेम्पोरल रिजोल्यूशन, दैट इज द टाइम रिजोल्यूशन। टेम्पोरल टाइम रिजोल्यूशन ये डिपेंड करता है आपकी गैंट्री का रोटेशन टाइम, यानी कितनी फास्टर आपकी गैंट्री है, एक सेकेंड के अंदर कितने रोटेशन करती है। जो लेटेस्ट है आजकल मोस्टली 0.3 सेकेंड्स, और भी लेटेस्ट है 270 मिली सेकेंड, दैट इज 0.27 सेकेंड्स में भी पर एक राउंड करती है। सो एक सेकेंड में दो तीन और चार रोटेशन तक गैंट्री मूव करती है। सो इस पे आपका टेम्पोरलाइजेशन डिपेंड करता है। प्लस एक्वेशन मोड, कौन सा एक्वेशन मोड आप यूज कर रहे हो, अपने पहले पढ़े फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो कौन सा एक्वेशन मोड आप यूज कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। ओके, देन रिकंस्ट्रक्शन मोड। रिकंस्ट्रक्शन के इतने वेरियस टाइप्स है, कौन सा रिकंस्ट्रक्शन का टाइप्स मोड इसमें यूज हो रहा है, उस पर भी टेम्पोरलाइजेशन डिपेंड करता है। प्लस पिच, अगेन पिच आपने अगर 1 से कम ये कम यूज किए तो टेम्पोरल रिजर्वेशन एक्चुअल में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि इसमें टोटल लेंथ टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली टेम्पोरल रिजर्वेशन के मेन चीज़ ये है कि आपका स्कैन फास्ट हो जाना चाहिए, तो टेम्पोरल रिजर्वेशन बेस्ट हो जाएगा। ओके, और ये MDCT में पॉसिबल, जो 256 स्लाइस MDCTs हैं उसमें अल्टीमेट टेम्पोरल रिजर्वेशन होता है। देन कम टू इमेज आर्टिफैक्ट्स, दीज आर फ्यू इमेज आर्टिफैक्ट्स। जब आप CT स्कैन करते हो तो काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। जो फर्स्ट इसमें कॉमन, वेरी कॉमन है, मोशन आर्टिफैक्ट। मोशन आर्टिफैक्ट कन्वेंशनल CT स्कैन के साथ बहुत ज़्यादा थे, बट ये MDCT में कम है। मोशन आर्टिफैक्ट किसके कारण हो सकते हैं? पेशेंट खुद मूव कर रहा टेबल पे, सोते सोते मूव कर रहा तो उसमें मोशन आर्टिफैक्ट है। प्लस उसका रेस्पिरेशन अगर तेज ले रहा है या बहुत ज़्यादा उसका मूवमेंट है रेस्पिरेशन, तब आपको मोशन आर्टिफैक्ट मिलेंगे। प्लस इंटेस्टाइन में गट की अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो भी आपको मोशन आर्टिफैक्ट मिलेगा। देन स्टिक आर्टिफैक्ट, स्टिक आर्टिफैक्ट मिलते हैं कोई भी मेटल इम्प्लांट होता है या कोई भी ऑर्नामेंट्स पहना हुआ है या कपड़े के अंदर कोई मेटल लगा हो तो वो स्टिक आर्टिफैक्ट देता है। देन बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट जनरली थिक बोन्स या थिक पार्ट जो होता है बॉडी का, वो उसमें बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट देता है। बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट में क्या होता है, एक्चुअली में जो इंसिडेंट एक्सिव फोटोन्स होती है वो उस थिक बोन्स के कारण वहाँ पे फिल्टर्ड हो जाती है, और बिल्कुल ओनली हाई केवी
हाई केवी एक्सरे फोटोन्स ही उससे ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उसके जो एडजॉइनिंग एरिया वो बिल्कुल अपन को ब्लैक दिखता है बिल्कुल, बिकॉज वहाँ पे एटेन्यूएशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। देन रिंग आर्टिफैक्ट ड्यू टू द डिफेक्ट इन द डिटेक्टर्स, मल्टीपल डिटेक्टर्स में मतलब सिंगल डिटेक्टर्स में भी प्रॉब्लम आएगी तो वो रिंग आर्टिफैक्ट देगा। देन पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग, पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट ये होता है थिक स्लाइस के कारण, जब हम थिक स्लाइस का एक्विजिशन करते हैं तो उसमें पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट होता है। कई बार आप देखते हैं ब्रेन का स्कैन है और स्कल के बेस लेवल पे है, तो आपको ब्रेन टिश्यू के साथ साथ कुछ बोन्स नीचे की अंडरलाइन बोन्स के उसका पार्शियल एवरेजिंग होता है और अपन को लगता है कि यहाँ पे कोई हिमेटोमा का ब्लड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए थिन स्लाइस ले सकते हैं और उसको अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट, स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो एक्चुअल में जो कन्वेंशनल जो सिक्वेंशियल इमेजिंग होती थी उसके कारण स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट बनते हैं, बट एमडी सिटी में जो स्पार सिटी स्कैन यूज करते हैं उसमें स्टेयर आर्टिफैक्ट नहीं होते, और ये थिन स्लाइस के ओवरलैपिंग स्लाइस अगर अपन लेते हैं तो स्टेयर स्टेप आर्टिफैक्ट बिल्कुल ही नहीं आएंगे। ओके, देन सीटी स्कैन, अब जानते हो कि रेडिएशन डोज ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। अगर एक सीटी स्कैन हेड का करना है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑफ हेड है दैट इज 100 चेस्ट एक्सरे। ओके, तो अपन जानते हैं कि सीटी स्कैन में रेडिएशन डोज तो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपका इंडिकेशन ज़रूरी है, क्लिनिकल इंडिकेशन बनता है तो सीटी स्कैन तो इसका आवश्यक है तो करनी है, बट यू कैन रिड्यूस दिस radiation up to some level by using or by acquiring some protocols. Okay, so आपके कंसोल के ऊपर आगे सबसे वेट पेशेंट के साइज और वेट बेस्ड कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। यू कैन सेलेक्ट चाइल्ड, पेशेंट चाइल्ड है, एडल्ट है या इन्फेंट है, इस तरह उसकी रेडिएशंस प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, तो आप उसको सेलेक्ट पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, कि उसके सिटी स्कैन के अंदर ऑटोमेटिक इनहेरेंट जो फैसिलिटी आती है ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन, उसके कारण जब भी टोपो होते हैं तो टोपो के अकॉर्डिंग पहले टोपोग्राम होता है, उस टोपोग्राम की थिकनेस और थिननेस के अकॉर्डिंग जब उसकी एक्सियल स्कैनिंग होगी तो उसी के अकॉर्डिंग वो ट्यूब्स में एमएस जनरेट होंगे। ओके, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन का टोटल डोज डिटेक्शन का। देन यू कैन यूज द बिस्मथ ब्रेस्ट शील्ड, जो ब्रेस्ट की अननेसेसरी रेडिएशन है वो बिस्मथ शील्ड के से अपन रोक सकते हैं। ओके, देन यू कैन यूज द मॉडिफाइड एक्विजिशन पैरामीटर, जस्ट लाइक आप स्लाइस थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एनसीसीटी सीक्वेंस ले रहे हो तो आप थिक स्लाइस यूज़ कर सकते हो, अननेसेसरी थिन स्लाइसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको पिच बहुत ज़रूरी है तो ही वन से ज़्यादा रखो, बाकी वन पिच यूज़ कर सकते हो। इवन कि आपको जैसे एनसीसीटी के भी करना है, जस्ट आपको यूरेटर में कोई स्टोन देखना है तो आप 1.5 पीच भी यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेटली 1.5 पीच यूज़ करने से आप कम से कम आधी रेडिएशन डोज को भी आधा कर लेंगे आप, ठीक है। इस तरह से एंजियोग्राफीज के मल्टीपल फेजेज होते हैं 4 से 5, उसी जगह आप कोई 3 फेज भी यूज़ कर सकते हो, तो आप उनकी फेजेस कम करके भी रेडिएशन डोज को कम कर सकते हो। ओके, थैंक यू। थैंक यू डियर्स, मुझे विश्वास है कि आपको ये सीटी स्कैन की फिजिक्स का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।